लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे इसे सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है। मामले में तमिलनाडु की एआईएडीएमके, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव के भारत राष्ट्र समिति जैसे न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ हैं। बीते दिन आईएनडीआईए ब्लॉक के दलों ने संसद भवन में बैठक करके बिल पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की। विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाकर 12 घंटे करने की मांग की है, जिस पर किरण रिजिजू ने कहा है कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा की देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा। वक्फ बिल जो जेपीसी में आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देखते हुए संपूर्ण विपक्ष ने कुछ संशोधन दिए थे और सरकार ने एक नहीं माना। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। शुरुआत हुई है, अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया है, कल दूसरे अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनके सबके खिलाफ भी आएगा। तो जो भारत का स्थापित संविधान है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि इसको लाने का मकसद है मोदी सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पे असफल हो गई है। और आज ही कल में अमेरिका भी जा रहा है टैरिफ की घोषणा करने। तो ये सारी असफलताएं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विदेश की नीतियां हो, रक्षा नीति हो, सब पे आज किसानों के सामने एक अभियुक्त के रूप में खड़ी हुई है सरकार। तो उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये बिल लाया। As you all know that the Waqf Amendment Bill is likely to be tabled in the Parliament today. As far as the Muslims are concerned, we have made it very clear, including All India Muslim Personal Law Board and all the other Muslim organizations, that these amendments are not in the interest of the Waqf properties. And Waqf is an integral part of our Shariat. Waqf is an integral part of our religion, and Waqf is by the Muslim and for the Muslim. So the suggestions given by the Personal Law Board and other Muslim organization should have been incorporated in this bill, which I am sorry to say has not been incorporated. So we are generally opposing this bill. देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता पे मुझे तरस आता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये गरीब मजलूम मुसलमानों की हिमायत के लिए, उनकी तरक्की के लिए है। ये उन बेवा औरतों की हिमायत के लिए है, उन यतीम बच्चों की हिमायत के लिए, उनकी तरक्की के लिए है
जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, जो आज तक 75 सालों में रुका गया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ऐसे सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है जिनके हकों को छीना गया है। मुझे हैरानी इस बात की है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, पिछले साल अगस्त में ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, उसके बाद ये जेपीसी को फॉरवर्ड कर दिया गया। जेपीसी में पूरे हिंदुस्तान के लगभग 97 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सजेशन दिए हैं। जेपीसी ने बात की, सभी नेताओं के विचार सुने हैं, उसके बाद ये बिल तैयार हुआ है। अगर इस बिल के आने से हमारे गरीब भाई बहनों को लाभ मिलता है, मुसलमान भाई बहनों को उनकी तरक्की होती है, उनके बच्चों को रोजगार मिलता है, तो मुझे नहीं समझ में आता इन विपक्ष के नेताओं को एतराज क्या है। संवैधानिक है, मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है। ये बिल संवैधानिक है। जो लोग कर रहे हैं मुस्लिम विरोधी। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद हुसैन साहब। जिस प्रकार से इस बिल को लेकर कहीं विरोध देखने को मिल रहा है तो कहीं लोग अब समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में तो इसका समर्थन देखने को मिल रहा है और खुद मुस्लिम समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देश है, इसमें जो है वो किसी भी चीज का विरोध होना या समर्थन होना एक सामान्य प्रक्रिया है। और ये जो बिल लाया गया है ये कोई नया नहीं है। देश में पार्लियामेंट में तमाम बिल लाए गए, तमाम विषयों पर जो है वो चर्चाएं हुई, तो ये एक संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जी। लेकिन हसन साहब, जिस प्रकार से ये जो पूरे बिल को लेकर एक हो हल्ला मचाया गया, एक मचाया गया, पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया, कहा गया कि अगर ये बिल पेश हो जाता है तो इससे मुस्लिमों को भारी नुकसान होगा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सारी बातें इससे पहले जो ये मतलब नागरिकता कानून के संबंध में विधेयक लाया गया था, तब ये बातें हुई थी। धारा 370 के बारे में लाया गया था, तब ये बातें हुई थी। तो ये सारे उस बार तो उठते ही रहते हैं। और ये जो बताया जाता है कि तथाकथित तरीके से इस्लाम को खतरा है, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जिन्ना की विचारधारा पर कार्य करने वाले कुछ हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में संगठन है, समाज सेवी संगठन है, एनजीओ है, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ये तो हर बात में है। यह तो आज तो बीजेपी की सरकार है, इससे पहले जब चाहवानों वाला मसला हुआ था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मतलब जो है उसको खतरा करार दे दिया था इस्लाम को। इसके पहले जो है जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब ये यूनिवर्सिटियों से धार्मिक पहचान और धार्मिक नाम हटाने वाला मसला लाया गया था, तो सारी यूनिवर्सिटियों से सभी धर्मों के नाम के विषय में लाया था, तब इस्लाम को इन्होंने खतरे में बता दिया था। देखिए, ना तो इस्लाम खतरे में है न कोई खतरे में है। खतरे में इन लोगों की हमेशा, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि समय समय पर अपने तरीके से इस्लाम को परिभाषित करते रहे हैं। नहीं, इस्लाम को परिभाषित नहीं करते रहे। मैं कहना यही चाहता हूँ कि मतलब ये कि किसी न किसी तरीके से इनको विरोध करना है। तो अब इससे खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर सरकारों में इन्होंने विरोध किया है मुस्लिम सुधारों के कार्यों का। तो उसका मतलब सीधी सी बात है, ये उसी एजेंडे पर, उसी विचारधारा पर कार्य कर रहे हैं जो जिन्ना की विचारधारा है, जो जिन्ना का विखंडनकारी एजेंडा है। और उस इस्लाम की आड़ बना करके ये उसके जो है वो एक बिल्कुल जो जिन्ना की विचारधारा उसका समर्थन कर रहा है। ये बात बड़ी बात हसन साहब ने कह दी। हमारे साथ कांग्रेस से भी स्वामीनाथन जायसवाल जी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। स्वामीनाथन जी, जिस प्रकार से इस पूरे बिल को लेकर विपक्षी ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है, इसके जो मुस्लिम समाज पे होने वाले दुष्परिणाम है उसको गिनाया जा रहा है, लेकिन जो सरकार है केंद्र की, वो लगातार कह रही है कि इससे किसी भी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का इससे सीधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी जो विपक्ष है वो लगातार तमाम सारी जो बातें इनको गिनाने में लगा हुआ है। जबकि अभी आप खुद हसन साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जिन्ना की विचार वाले लोग हैं, जिन्ना की सोच वाले लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिल में जो जेपीसी में जाने की बात हुई थी, जिसमें कई चीज उसमें हटाने का क्लोज जो था, हटाना था, तो उस पर चर्चा करने के लिए जो मेंबर थे उसमें उस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उसको जब बैठक हुई तो उसमें रखने की प्रस्ताव आई, लेकिन वो बात को उसमें लागू नहीं किया गया। कुछ तो एक थोपने वाली बात है, जैसे कि आपके पास सत्ता है, आपके पास समर्थन है तो कोई चीज ला के थोप दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप
यही जो बिल जैसे बता रहे थे हसन साहब की 370, तो 370 धारा हटा नहीं, वो तो क्लोज हटाया गया, आप भी जानते हैं। और इसको ढोल पीटने उसका भी विरोध किया गया था। आप जिसकी बात कर रहे हैं जो क्लोज हटाया गया है, उसका भी विरोध किया गया कांग्रेस की ओर से। विपक्ष ने बड़ा उस पर रोना रोया। ये 370 धारा हटकर का हिंदुस्तान वहीं जाके फंस गया क्या? ये लोग जो ढोल, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियां जो देखने को मिलती थी, अब खुद राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उनके साथ कितना बड़ा काफिला वहां पर पहुंचा था, ये सबने देखा है। आज वहां पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, फैशन शो वहां पर आयोजित किए जाते हैं, ये तस्वीरें वहां से आती है। वहां के लोग आज अमन चैन के साथ रह रहे हैं। लेकिन खैर हम बात वहां पर नहीं जाएंगे, हम बात वक्फ बिल की कर रहे थे। हाँ, कश्मीर से छोड़ के जम्मू में आतंकवादी घुस गए थे और कई तो हमारे जवान शहीद हुए। और ऐसी बात नहीं है कि ये लोग जिस तरह से ढोल पीटते हैं और जब कहते हैं कि चाइना घुसा नहीं, चाइना घुस जाता है, तो ये बड़े बड़े बातें तो होती है जहाँ पे रोजगार की बात होती है, जहाँ पे लोगों को 1 मिलियन ट्रिलियन गिनाते रहते हैं देश की अर्थव्यवस्था का, जो कमर टूटते जा रही है, महंगाई और नोट गिरते जा रहा है। तो जी स्वामीनाथन जी, जिस प्रकार से जब 3 तलाक को लेकर के भी कानून बनाया गया, उसको लेकर के जब बिल लाने की तैयारी हो रही थी, इस पर भी बड़ा विरोध विपक्ष की ओर से देखने मिल रहा था। आपके कई बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया था, सड़क से लेकर सदन तक सबने हंगामा देखा इसको लेकर। लेकिन जब ये कानून बना, जब ये बिल पारित हो गया, तो उसके बाद से अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं वे काफी खुश नजर आती है, इस बिल का उसका समर्थन कर रही है। और इसी के लिए कई बार मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर के सरकार का समर्थन भी किया है। और ऐसा ही कहना है जो केंद्र के नेता है कि जब वक्फ बिल पास हो जाएगा तब भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए ही ये लाभान्वित होने वाला है। अब क्या लाभान्वित होने वाला है वो तो देखिए, बटोगे तो कटोगे और नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, चल रही है सत्ता में। खाली बांटने काटने की बात तो कभी होली और जुम्मे का नमाज को लेके ये लोग प्रोपगंडा बनाने का कोशिश किए। ये लोग देश की स्थिति, वस्तु स्थिति से अलग, जो 270 लाख करोड़ देश पे कर्ज, जो 54 लाख करोड़ हम लोग छोड़े थे 14 में, और 270 लाख करोड़ कर्ज हो गया देश पर, तो महंगाई अलग है, देश पे कर्ज अलग लगते जा रहा है। ये धर्म जाति के नाम पर ऐसे ही मुद्दा लेके आएंगे ताकि आप इसी में बटते रहो और हम काटते रहें। यानी देश को बांटने काटने में सरकार लगी है। मुख्य मुद्दे से दिमाग को डिवाइड एंड रूल जैसे अंग्रेज खेले थे, ये काले अंग्रेज है, उनसे भी खतरनाक है। ये लोग दीमक की तरह देश को बांटने काटने की बात करते हैं, धर्म जाति में लड़ाने की बात करते हैं। ये मंदिर से, और मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, मंदिर मस्जिद में चल के मंदिर खोजते हैं। तो ये लोग धर्म के आड़ में लोगों को कहते हैं कि हम धर्म की बात करते हैं, फिर आ जाते हैं ईद पर किट बांटने लगते हैं। तो इस तरह की दो तरफा दोगला राजनीति नहीं करना चाहिए। देश को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और देश को प्रगति। अब देखिए टोल टैक्स भी बढ़ रहा है, हर चीज। अभी दिल्ली में नई सरकार बनी है, पहले ही वक्फ बिल में टोल टैक्स कहाँ से आएगा साहब? वक्फ बिल की बात चल रही है, आप टोल टैक्स ले आए। देखिए वक्फ बोर्ड बिल जो आया है वो आज पेश होगा, लोकसभा में होने वाला है, अभी हो भी गया होगा, और कल राज्यसभा में है, और उसके बाद उस पर चर्चा होगी। क्या है कि सरकार तो अपना थोपने पे लगा है। नोटबंदी भी नाकामी थी, जीएसटी से कितने, पहली बार होगा देश का 11 लाख से ऊपर लोग विदेश का नागरिकता ले चुके, छोटे छोटे व्यापारी छोड़ के देश चले गए। ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसे प्रधानमंत्री 56 इंच का है। इसलिए कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है? चलिए हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं, हसन साहब जुड़े हुए हैं। हसन साहब, आप अभी पूरी बात इनकी सुन रहे थे। स्वामीनाथन जी कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो काटने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, समाज में द्वेष की भावनाएं फैलाने की बात करते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं, उस योजना के तहत आवास बनाए जाते हैं, तो वो मुस्लिमों को दिए जाते हैं। जब सौगाते मोदी की बात आती है तो मुस्लिम परिवारों को एक पूरी किट वितरित की जाती है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की जब बातें होती है और ये विपक्ष के द्वारा लगातार ये प्रचार किया जाता है, ये प्रसारित किया जाता है कि जो केंद्र के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो मुस्लिम विरोधी है, जबकि ऐसा कभी खुलकर बयान ना तो भाजपा के नेता देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि सबका साथ और सबका विश्वास है। तब ये भाजपा का नेता ही तो बयान देते हैं। हसन साहब आपसे। जी, देखिए ऐसा है ना कि अभी जो भी हमारे भाई बैठे हुए हैं स्वामीनाथन जी जो बात कर रहे हैं,
तो ये एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता है और दूसरे राजनीतिक दल पर ये अपनी बात कह रहे हैं। तो ये तो हमारे, मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये तो हमारे देश के में ये परंपरा है कि मतलब जो है राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो और ये तो एक दूसरे पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात करना, तो ये तो एक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया है। इसमें हमारे जैसे मतलब धर्म के लोग या दूसरे मतलब एनजीओ इसमें अपनी क्या टिप्पणी कर सकते हैं। ये तो राजनीतिक दलों का आपसी मामला है और ये तो चलता ही रहता है कि आज कोई सत्ता में है तो वो उसकी आलोचना कर रहा है और कल कोई और सत्ता में। बिल्कुल, लेकिन एक इस्लामिक स्कॉलर होने की वजह से आपका ये दायित्व तो बनता है कि कहीं भी समाज में किसी प्रकार का कोई दुष्प्रचार ना फैला, उसके लिए कोई मुहिम चलाई जाए और अपने लोगों को हमेशा जागरूक रखा जाए तमाम सारी चीजों को लेकर। मैं उसी बात पर आ रहा था, जहाँ तक ये वक्फ वाले मामले की बात है, मैं एक चीज आपको एक मतलब ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए, वक्फ बोर्डों में एक नियम है, वक्फ बोर्डों का जब गठन होता है तो उसमें वही व्यक्ति वोट दे सकता है जिसकी वक्फ की संपत्ति से सालाना 1 लाख रुपए से अधिक आय होती हो। इसी प्रकार के नियम ब्रिटिश भारत में बने हुए थे कि वही नागरिक वोट डाल सकता था संघीय जो या प्रांतीय जो मतलब जो सदन होते थे उनके चुनाव में, जिसके पास कोई एक विशेष मानक की संपत्ति होती थी। तो आज अगर इस तरीके के जो नियम और कानून बनाने वाली संस्था के विषय में अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो इसमें इतनी हाय तौबा की बात नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो क्लास आया है, जो अभी मैंने इसको पढ़ा है कि ये जो एनजीओ वगैरह जिनके कारण जो है विरोध की, जिन्होंने विरोध की अपील की है और जिनके कारण सारे विरोध की बातें की जा रही है, उनको सिर्फ इस बात पे ऐतराज है कि वक्फ बोर्ड के जो अधिनियम लाया गया है इसमें प्रावधान ये किया गया है कि इसमें डीएम हस्तक्षेप करेंगे और बस उसी बिना पर उन्होंने इस मामले को कह दिया है कि उसमें नॉन मुस्लिम को बीच में जोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार की विचारधारा, जिस प्रकार की ये बातें की जा रही हैं, वो बातें तो एक इस चीज पे इशारा करती हैं कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को कानून से हट करके एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए जो कि गैर संवैधानिक है। और आज कोई और मांग रहा है, कल कोई और मांगेगा, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लिहाजा इन सब चीजों पर मुस्लिम समाज को जागरूक होना चाहिए। ये जो विधेयक लाया जा रहा है इसमें अभी तक तो ऐसा कोई मसला नहीं है जिससे इस्लाम खतरे में आ रहा हो। हाँ, इस पर राजनीति हो रही है और हमेशा से किसी न किसी विषय पर राजनीति होती रही है, वो एक अलग बात है। बताइए स्वामीनाथन जी, क्या कहेंगे इस बात? देखिए, इस्लाम खतरे में का बात तो कोई कहा नहीं कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में था, न है, न रहेगा। इस्लाम तो अपने जगह पे है, लेकिन सोच खतरे में बल्कि पड़ जाता है लोगों का। अब देखिए, सामाजिक दायित्व तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सीओ का तारीफ करते रहे और जो देखे होंगे कि ईद और होली कई बार साथ में भी पड़ा होगा, लेकिन एक नमाज की 52 बार साल में नमाज, तो इस तरह का बात कौन करता है। आप बिल लाए तो बिल का ढिंढोरा पीट रहे हैं। बिल में जो हमारे जिसका एनजीओ को जो बात कर रहे थे इस्लाम साहब, तो जो वक्फ बोर्ड का जमीन है उसको सरकार अपने दायित्व में लेना चाह रही है और अपने कब्जे में। जिस तरह से देश के हर धाराओं को एक ही पूंजीपति के हाथ में सौंपे जा रहा है, अडानी को। जैसे बिहार में भी मंशा है कि बिहार के पानी का जितना व्यवस्था है, कुछ दिन में पेट्रोल डीजल का भाव पानी बिकेगा तो उनके हाथ में सौंप दिया जाए। तो ये सरकार सरकारी तंत्र नहीं चला रही है, सरकार प्राइवेट कंपनी होते जा रही है। तो इसका विरोध तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। नहीं तो ये देश प्राइवेट हाथों में नहीं। जिस तरह से नौकरियां खत्म होकर प्राइवेटेशन को आगे बढ़ाया जाता है और नौकरी वैकेंसी बंद कर दिया गया देश में, तो देश को मुख्य मुद्दे से इस तरह से गुमराह करके अभी कई ऐसा बिल था जो लाना था जिससे सामाजिक दायित्व और युवाओं को नौकरी, और जिस तरह से अब देखे होंगे 4 साल का वो जो अग्निवीर अग्निपथ का 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। अब सेना कमजोर कर दिया गया। इस्लाम साहब को तो बताना चाहिए कि सेना को मजबूत करने के लिए 4 साल का नौकरी 75 साल का
प्रधानमंत्री नहीं रिटायर होंगे, 4 साल का युवा रिटायर होकर घर बैठ जाएगा। तो कई ऐसे चीज है जो माकूल नहीं है, जिससे तो ये सब उसी दायरे में आता है कि आप वक्फ बोर्ड के जमीनों पर आपकी निगाह गिद्ध की तरह पड़ा हुआ है, किस तरह से उसको अपने अंडर कर और लोगों को जो उससे आउट करना है, और उसके बाद आन बान और शान बनाने के लिए आप यही मुद्दे को खोजेंगे। इससे कोई सामाजिक सरोकार ना मजबूत सत्ता का आपका जो बना, उसका जो आप वादा करके आए, जो वादा करके चाहे दिल्ली से किए चाहे देश से किए, नौकरी 2 करोड़ देने की, 15 लाख खाते में, गरीब वैसे ही गरीब 81 करोड़ 30 लाख को आप राशन देते हैं, 25 करोड़ को बोले गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान सबको, तो पहले की सरकार क्या नाम जात देख कर देती थी कि मुसलमान को देंगे, हिंदी को? वो तो जो गरीब जो जिसको देना है सबको देगी, वो नाम नेम प्लेट। बात तो ये लोग करते हैं बटोगे कटोगे और ये तरह तानाशाही की भावनाओं से जो आपस में हमारे सौहार्द को खत्म करने का बात तो ये लोग शुरू करते हैं। पहले भी सरकारें इंदिरा आवास योजना चाहे जो राशन हमारी सरकार देते आई है, और जो नेहरू जी के बात करते हैं, और देश के हिस्ट्री से, इतिहास से, गोडसे और चाहे हमारे मुगलों, सारा इतिहास को खत्म किया जा रहा है कि कौन क्या पाप किया, कौन पुण्य किया, किसका, उसको आने वाले नए पीढ़ी को पता न चले हमारे देश का में क्या हुआ था, किस तरह का तानाशाह लोग आए थे, कि कैसे लोग आए थे, कौन अंग्रेजों का दलाल था, अंग्रेजों का पिट्ठू, कौन लव लेटर अंग्रेजों को लिखता था, कौन अंग्रेजों से पेंशन लेता था। तो ये सब विचारधाराओं को धीरे धीरे अपना विचारधारा थोपने का काम किया जा रहा है। आरएसएस और भाजपा मिलकर देश को जिस तरह से एक दिशा की तरफ ले जा रही है, जो बांटने की दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, उस बात का सौहार्द होना चाहिए। ना कोई बंटने वाला है, ना कटने वाला है। देश को बिल्कुल, ये बात तो खैर आपने सही कही है स्वामीनाथन जी की, ना कोई बंटने वाला है और ना कोई कटने वाला है। ये बड़ी बात आपने कही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कौशर हसन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।